गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारे थर्ड चैप्टर के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक का अध्ययन यहाँ पर हमारे द्वारा किया जा रहा है। पेज नंबर 34 अपना निकाल लीजिए। पेज नंबर 34 पर से हम आज अध्ययन करेंगे। यहाँ पर देखो बच्चों, सबसे पहले तो एक चित्र बना हुआ है जो भारत के उस समय विशेष का है जब इल्तुतमिश भारत का शासक था। और देखो यहाँ पर अपने अफ़गानिस्तान तक का एरिया, मतलब अपने मध्य एशिया की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत से पाकिस्तान और फिर अफ़गानिस्तान, मुल्तान, काजकोट, नंदाना, लाहौर, उच्च तबर हिंद, कोराम, कितने सारे एरिए इसके अंदर दिखाए गए हैं। ये सारे शहर जितने भी इस मैप के अंदर दिखाए गए हैं, जो आपके लखनौती पश्चिम बंगाल की तरफ आते जाते हैं अपन, यहाँ तक का एरिए का जो क्षेत्र दिखाया गया है शहरों का, इन सब पर इल्तुतमिश ने शासन किया था और ये शमशुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहर थे। अब हम इसके अंतर्गत साइड में ही जो दो बातें लिखी हुई है, भीतरी प्रदेश और गैरिसन शहर, उनको पढ़ते हैं। क्या होते हैं या किसको कहते हैं? भीतरी प्रदेश किसी भी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करते हैं, उसे भीतरी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और गैरिसन शहर किसे कहते हैं? किलेबंद बसाव, जहाँ पर सैनिक रहते हैं। बच्चों, इन दोनों शब्दों की परिभाषा आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अब हम इस चित्र के नीचे के आगे का पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसन, रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला होगा। शहरों से संबद्ध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था, इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार, कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। 13वीं शताब्दी जो हमारी थी, उसके आरंभिक वर्षों में दिल्ली के जो सुल्तान थे, मुख्य रूप से किलेबंद सैनिकों के रूप में ही रहते थे या गैरिसन शहर का बसाव करके उसमें ही रहते थे। उन्होंने कभी भी भीतरी प्रदेशों पर अपना आधिपत्य नहीं किया था और अपनी जो दैनिक आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति थी, वो मुख्य रूप से उनके द्वारा लूटमार करके, व्यापार करके या कर के रूप में प्राप्त की जाती थी। आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट पैराग्राफ सेकंड। दिल्ली के सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफ़गानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी जो जरा जरा सी कमजोरियों का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। मतलब ये सारी वे समस्याएं थी जो इस समय गैरिसन शहरों पर शासक होते थे, उनको झेलनी पड़ती थी। मतलब जिनको उन्होंने हराया था, वो कभी भी उनके लिए विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इसके अलावा आपके अफ़गानिस्तान से अनेक हमलावर और सूबेदार उनको बार बार आकर चुनौतियां देते रहते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इनका संस्थापक गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ था। मतलब इल्तुतमिश के बाद जो महत्वपूर्ण प्रमुख शासक था, वो बलबन था, जिसने इस पूरे साम्राज्य को एक स्थिरता प्रदान की थी। और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ था। बच्चों, ये दोनों लाइनें नोट कर लो। शमशुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा जिस सल्तनत को जीता गया था, उस सल्तनत का
संस्थापक या उस सल्तनत को जो स्थिरता प्रदान की थी या जो कुशल प्रबंधन प्रदान किया गया था, वो गयासुद्दीन बलबन के द्वारा प्रदान किया गया था। और इसका जो विस्तार किया गया था, फिर उसके बाद जो सीमाओं का विस्तार किया गया था, वो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ था। ये दोनों लाइनें नोट कर लेना। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले थे, उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि की स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चारागाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ कर दिया गया था। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरिसन शहर और नए शहर बनाए और बसाए गए थे। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ था। ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किए गए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए थे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली थी। बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फिर हम दिल्ली सल्तनत की सीमाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमज़ोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेना को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसला सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर भी वसूल करते थे। ये इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था, ये सब हम बच्चों कल पढ़ेंगे। आगे का मैटर यहाँ पर एक मैप और दे रखा है। इसके अंतर्गत देखो, आपके दिल्ली सेंटर है, वहाँ से 1299 में गुजरात पर आक्रमण किया गया। 1303 के अंदर चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया, मतलब राजस्थान की तरफ पकड़ बढ़ाई गई। फिर 1301 के अंदर बच्चों रणथंभौर पर आक्रमण किया गया था। खिलजी शासन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए आक्रमणों का चार्ट है। फिर दिल्ली से ही मांडू 1305, देवगिरी यादवों से, देवगिरी के बाद फिर यादव, फिर द्वार समुद्र मतलब तंजावुर, मुदेर, पांड्यन, ये सारे के सारे शहरों को कवर किया गया। मतलब दक्षिण भारत की तरफ अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो सैनिक अभियान किए गए थे, दिल्ली से सीमाओं का विस्तार किया गया था, वो सारा का सारा इस मैप के माध्यम से बताया जा रहा है आपको। ठीक है, कल इसके आगे का अध्ययन किया जाएगा। थैंक यू बच्चों।